आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में एक रणनीति के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके बैच में आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, अर्थात थियरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी अच्छे से कंप्लीट नहीं होती है, तब तक आप बहुत सारे प्रश्न में कंफ्यूजन की स्थिति में बने रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को देखते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि एक तरफ तो आप पढ़ते हैं और दूसरी तरफ से भूलने लगता है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट सीरीज। क्यों? क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज दे करके जाते हैं ना, तो आपको ये बात समझ में आती है कि आप आखिरकार क्यों गलती कर रहे हैं, क्यों गलत हो रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे 2 साल में या साल भर में एक बार एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और जो प्रश्न गलत हो रहे हैं वो प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं। उन गलतियों में आप सुधार करते हैं, फिर अगला टेस्ट देते हैं, जिससे लगातार आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती रहती है और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ मेरे द्वारा कवर कराया जा रहा है, आपको अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर जो कोर्स की बात करें तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। केवल आपको एक बार फीस सबमिट करना होगा और आप चाहें तो एक से ज्यादा बैच में भी पढ़ सकते हैं। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपसे विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो ठीक तरीके से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे आप फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कोर्स परचेज करने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट वहां से कोर्स को आप परचेज कर लीजिए। या अगर जो किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है, कोई भी आप की इंक्वायरी है, किसी भी प्रकार के आप प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसको भी जरूर ज्वाइन करके रखिए। अगर जो अलग से सभी बैच उपलब्ध हैं, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए अलग अलग बैच है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए, एलटी के लिए अलग अलग राज्यों में जो एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा होती है उसके लिए, हरियाणा पीजीटी के लिए, और अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। या अगर जो आपको केवल इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए तो केवल इकोनॉमिक्स के नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग सिद्धांत की क्यों आवश्यकता है। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहे भाई। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका क्या मानना था, चलिए बताइए।
जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था ना कि दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देश में भौगोलिक विभिन्नता पाई जाती है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, सरसों का उत्पादन होता है, मटर का उत्पादन होता है, आलू का उत्पादन होता है, प्याज का उत्पादन होता है। लेकिन वहीं अगर जो दूसरी तरफ अरब कंट्रियों की बात करें तो अरब कंट्री में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि वहाँ पे चावल का उत्पादन हो रहा है या गेहूं का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि उनके पास पेट्रोलियम ज्यादा है, उनके पास इतनी उपजाऊ भूमि नहीं है जैसा कि भारत में है। तो दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों के मध्य क्या पाया जाता है, भौगोलिक अंतर पाया जाता है। अब अगर जो हम लोग देखें तो देखिए भारत में जैसा कि मैंने बताया कि गेहूं, चावल, सरसों, मटर, आलू, टमाटर का उत्पादन होता है, लेकिन वहीं विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जो ये जानते ही नहीं है कि आलू नाम की क्या चीज होती है, मटर नाम की क्या चीज होती है। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि उनकी जो भौगोलिक परिस्थिति है वहां पे आलू का या प्याज का या मटर का उत्पादन नहीं हो पाता है, चावल का उत्पादन नहीं हो पाता है, गेहूं का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए दो देश आपस में व्यापार करते हैं क्योंकि दो राष्ट्रों के मध्य भौगोलिक अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचार को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के विचारों को व्यक्त करता है। अब ये बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। अब आपको कौन यहाँ पे याद आने चाहिए, कौन से अर्थशास्त्री आपको याद आने चाहिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो अगर जो अब आप क्लासिकल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत को देखते हैं और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के मतों को आप देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि उत्पादन के साधन पूर्ण रोजगार की स्थिति में विद्यमान है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पूर्ण रोजगार में है। इसका मतलब क्या होता है, पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है कि जो आपके देश में साधन है, जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, जो उत्पादन के साधन है, अगर जो आप अपने देश में उत्पादन के साधनों का मैक्सिमम प्रयोग कर लें तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में विद्यमान है। फिर इनकी अगली मान्यता क्या थी, इन्होंने कहा था कि तकनीकी जो होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। और देश में साधन गतिशील होते हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे साधनों में गतिशीलता नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देश में साधन पूर्णता गतिशील होते हैं लेकिन देश के बाहर साधन गतिशील नहीं होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देश में साधन पूर्णता गतिशील होते हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने भारत देश में बहुत सारी ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी की खोज होती है जो बेंगलोर से आती है, जिसकी खोज बेंगलोर में होती है या मुंबई में होती है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी भारत के हर राज्य में जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें या रूस की बात करें, जापान की बात करें, तो जो उनकी टेक्नोलॉजी है ना वो अपनी टेक्नोलॉजी भारत में नहीं बेचते हैं। वो क्या कर देते हैं, भारत में निवेश तो कर देते हैं लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी भारत में नहीं बेचते हैं कि भैया ठीक है आप हमारी टेक्नोलॉजी ले लीजिए और आप हमारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन करिए, ऐसा वो नहीं करते हैं। और अगर जो वो टेक्नोलॉजी बेच भी रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इतना पुराना बेचते हैं कि अब उनके पास उससे कई गुना बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई। अगर जो कोई भी हम विमान खरीदते हैं दूसरे देश से या कोई भी जहाज खरीदते हैं या कोई भी फाइटर प्लेन खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि जो फाइटर प्लेन वो बेचते हैं ना वो 10 साल पुराना बेचते हैं। वर्तमान में उनके पास और बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ चुकी है लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी वो हमें बेचते हैं। तो ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मत था कि देश के अंदर साधन पूर्ण रूप से उत्पादन के जो साधन होते हैं वो पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं लेकिन देश के बाहर उत्पादन के साधन पूर्ण रूप से गतिशील नहीं होते हैं। ये बात किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, कमेंट करके बताइए सभी लोग। अगला प्रश्न है कि मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा रक्षक है। मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अब मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या हुआ, मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब ये हुआ कि व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
व्यापार में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। अर्थात एक देश दूसरे देश से आसानी से व्यापार करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात हो रही है, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा देशों की बात हो रही है। मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य रक्षक कौन है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बी बोल रहे हैं, WTO। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन, WTO, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। और विश्व व्यापार जो है, विश्व व्यापार संगठन, वो जितने भी विश्व के देश हैं और जो विश्व के देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के सदस्य हैं, ये सभी सदस्य देशों के मध्य अच्छी व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने के ये काम करते हैं, या किस तरीके से विश्व के सभी देश आपस में मिल करके व्यापार को बढ़ावा दे सके और अपना अपना आर्थिक विकास करे, इसके लिए WTO काम करता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मुक्त अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा रक्षक कौन है? तो WTO है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। और WTO का उद्देश्य क्या है? WTO का उद्देश्य क्या है? आखिरकार ये संस्था क्यों बनी? तो WTO का उद्देश्य है कि सदस्य देशों के मध्य व्यापार को आसान बनाना। मतलब अब WTO के बहुत सारे सदस्य देश होंगे, तो जितने भी सदस्य देश होंगे, WTO यही चाहेगा कि सभी सदस्य देश एक दूसरे के साथ व्यापार करें। और जब एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने अपने देश में उत्पादकता की क्षमता को वो बढ़ाएंगे, और जब उत्पादकता की क्षमता बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। अगला, कि ऐसे देशों का समूह जिन्होंने आपस में सभी प्रकार के प्रशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है, वो कहलाता है। देखिए, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। कंप्लीट नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स से रिवीजन करना जरूरी है। टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि तैयारी कैसी चल रही है। जो गलती हो रही है उसमें सुधार करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, करंट भी आपको दिए जा रहे हैं। अगर जो आप आराम से इसको फॉलो करेंगे, एप्लीकेशन पे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रश्न कहाँ से बनेगा यार? सब कुछ यहीं से कवर होने वाला है। कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो तो जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं कि ऐसे देशों का समूह जिन्होंने आपस में सभी प्रकार के प्रशुल्क, मतलब प्रशुल्क क्या होता है कि जो आयातित निर्यातित वस्तुएं होती हैं उस पे जो कर लगाया जाता है उसे ही प्रशुल्क कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि सर जी, प्रशुल्क और कर में अंतर क्या होता है। तो कर किसी भी वस्तु पे लगाया जा सकता है, लेकिन प्रशुल्क का मतलब क्या होता है कि आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर जब कर लगाया जाता है, जब टैक्स लगाया जाता है, तो उसे प्रशुल्क बोला जाता है। तो ऐसे देशों का समूह जिन्होंने आपस में सभी प्रकार के प्रशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंध, मतलब कोटा, मात्रात्मक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है, वो कहलाता है तो मुक्त व्यापार क्षेत्र। अर्थात ऐसे देश का समूह जिन्होंने आपस में सभी प्रकार के प्रशुल्क और मात्रात्मक प्रतिबंधों को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। मतलब हम भारत हैं, आप चीन हैं, आप बांग्लादेश हैं, तो मतलब जितने भी देश व्यापार करेंगे ना, कोई भी देश जब भी वस्तुओं का आयात और निर्यात होगा, तो कोई भी देश या किसी भी देश की सरकार इन वस्तुओं के आयात या निर्यात पर
कोई भी प्रशुल्क नहीं लगाएगी या कोई भी कोटा नहीं लगाएगी, और इस प्रकार की व्यवस्था को मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात खुला छोड़ दिया गया है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे अब देश जो होंगे वो आपस में व्यापार करेंगे, इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होगा। अगला प्रश्न, कौन सा एक तत्व व्यापार की शर्त का निर्धारक नहीं है? व्यापार की शर्तों को निर्धारित करने के लिए कौन सा एक तत्व नहीं है, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर, तो ये तो बच्चों वाली बात है। अगर जो मान लीजिए कि विदेश से बना हुआ कोई वस्तु आपके देश में आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक रबड़ बनाने वाली एक रबड़ बनाने वाली चाइना की कंपनी है, और चाइना की जो कंपनी है वो रबड़ 10 रुपए में भारत में बेच रही है, ठीक है, और भारत में भी जो रबड़ का उत्पादन हो रहा है उसकी भी कीमत 10 ही रुपए है। तो भैया जब 10 रुपए में हमको अपनी देसी वस्तु मिल जा रही है तो हम विदेशी वस्तु का आयात क्यों करेंगे? तो व्यापार शर्त की कौन सा तत्व व्यापार की शर्त का निर्धारक नहीं है? तो मूल्य की स्थिरता। जब मूल्य एक जैसी ही बनी रहेगी, जब दोनों देशों में किसी वस्तु की का मूल्य बिल्कुल समान होगा, उत्पादन लागत भी समान होगी। जैसे मान लीजिए कि चाइना को किसी एक ऐसी चाइना मान लीजिए कि किसी एक पेन का उत्पादन कर रहा है जिसकी उत्पादन लागत 10 रुपए है, और भारत भी एक पेन का उत्पादन कर रहा है जिसकी उत्पादन लागत 10 रुपए है। तो चाइना मैक्सिमम इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में ला करके 15 रुपए में बेच सकता है, और भारत भी इसे 15 रुपए में बेच रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी घरेलू मांग घरेलू पूर्तियों के द्वारा ही हो जाएंगी, तो जब वस्तु का मूल्य स्थिर रहेगा तो दो देश आपस में क्यों व्यापार करेंगे? नहीं करेंगे ना। हम चाइना से खिलौने क्यों लाते हैं? क्योंकि चाइना के जो खिलौने होते हैं उनकी उत्पादन लागत कम होती है, हमारी उत्पादन लागत ज्यादा होती है, ठीक है। तो जब मूल्यों में स्थिरता रहेगी तब दो देश आपस में व्यापार नहीं करेंगे, जो व्यापार की शर्त चल रही है वही शर्त चलती चली जाएगी। लेकिन मूल्यों में कमी या वृद्धि से व्यापार शर्त क्या होती है? प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, कि जब दो देशों के निर्यात की मांग की कीमत लोच, खूबसूरत सा प्रश्न है, जब एक देश के निर्यातों की मांग की कीमत लोच आयातों की तुलना में कम है, खूबसूरत सा प्रश्न है, तब उस देश की व्यापार की शर्त की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। तो अब देखिए ये कह क्या रहा है, प्रश्न को समझिए, प्रश्न बहुत आसान है। ये कह क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि जब एक देश के निर्यातों की मांग की कीमत लोच आयातों की तुलना में कम है, आयातों की तुलना में कम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि निर्यातों की मांग की कीमत लोच आयातों की तुलना में कम है, अर्थात हमें निर्यात से ज्यादा मूल्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं और आयात हम कम कर रहे हैं। जब हम निर्यात ज्यादा करते हैं और आयात हम कम करते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्त तो हमारे पक्ष में होगी ना, या अनुकूल होगी ना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब तीन बातें आपको यहाँ पे ध्यान में आनी चाहिए कि व्यापार की शर्त तीन तरीके की होती है। व्यापार, ठीक है, एक सेकेंड, ये व्यापार की तीन प्रकार की शर्तें देखने को मिलती है। व्यापार की शर्त, तो व्यापार की शर्तें जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो तीन तरीके से व्यापार की शर्तें होती है। पहला क्या होता है कि यदि कोई देश आयात कम कर रहा है, आयात कम कर रहा है और निर्यात ज्यादा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार क्या होगा? उस देश के पक्ष में होगा, अर्थात अनुकूल होगा। अनुकूल होगा, क्यों अनुकूल होगा? क्योंकि आयात हम कम कर रहे हैं, अर्थात दूसरे देश से निर्मित वस्तु अपने देश में कम ला रहे हैं। तो जब अपने देश में कम लाएंगे तो विदेशी मुद्रा का त्याग हमें कम करना पड़ेगा, और चूंकि हम निर्यात ज्यादा कर रहे हैं, तो निर्यात जब हम ज्यादा कर रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे वस्तुओं की मांग ज्यादा है, इट मीन्स की लाभ हम ज्यादा कमा रहे हैं। तो ये क्या होगा? व्यापार शर्त अनुकूल होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो किसी देश के आयात और निर्यात बराबर हो जाए, 100 रुपए का हम निर्यात भी कर रहे हैं और 100 रुपए का हम आयात भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये व्यापार की शर्त क्या होगी? स्थिर होगी। दोनों व्यापार की शर्त क्या होगी? स्थिर होगी, जो पिछले क्वेश्चन में था। और जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि अगर जो आयात की मात्रा ज्यादा है
और निर्यात की मात्रा कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि प्रतिकूल, व्यापार की शर्त क्या होगी, प्रतिकूल हो जाएगी। व्यापार की शर्त उस देश के पक्ष में नहीं होगी, क्योंकि आयात ज्यादा कर रहा है तो भुगतान असंतुलन की समस्या क्रिएट हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों शर्त याद रखिएगा, बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अगला कि क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है। क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है, बेसिकली आपको बताना है। ठीक, तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या बोला था भाई, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या बोला था, ठीक है, ठीक है। तो क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है। ठीक है, तो बी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे ना, उनका क्या कहना था, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका ये कहना था कि एक जो मजदूर है ना, एक जो मजदूर है उसे आप मजदूरी दीजिए जीवन निर्वाह के बराबर, जीवन निर्वाह के बराबर। अब जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है, जीवन निर्वाह का मतलब ये होता है कि आप एक मजदूर को इतना मजदूरी दीजिए कि वो रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा कि अगर किसी मजदूर से आप कार्य करवा रहे हैं तो आप उसे कम से कम इतना मजदूरी दीजिए कि वो मजदूरी उसके जीवन निर्वाह के बराबर हो। और जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है कि जीवन निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या होता है, जीवन निर्वाह मजदूरी का मतलब होता है कि ऐसी मजदूरी जिससे मजदूर अपने रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर सकता है, अर्थात वो अपनी मूलभूत सुविधाओं को से वंचित नहीं रहेगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि मौद्रिक मजदूरी जीवन निर्वाह मजदूरी के बराबर होता है। ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा था। तो याद रखिएगा कि क्लासिकल विकास सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका ये कहना था कि एक मजदूर को मजदूरी इतनी देनी चाहिए कि वो जीवन निर्वाह के बराबर हो, अर्थात एक मजदूर को इतनी मजदूरी देनी चाहिए कि वो अपने रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला कि आभास लगान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है या प्राप्त होता है। अब आभास लगान की बात कौन करता है, तो मार्शल साहब करते हैं। आभास लगान की बात कौन करता है, मार्शल साहब करते हैं। सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दीजिए। संध्या पांडे जी, अफजल हसन जी, फरीन फातिमा जी, पारस कुमार जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, रीचा सिंह जी, अफजल हसन जी, प्रियांशु जी, वृष्टि शर्मा जी, नैना यादव जी, तस्नीम खान जी, अक्षय जी, राजन सिंह जी, सर्वेश कुमार जी, कुश जी, ठीक है, प्रभाकर जी, राकेश जी, ठीक है, सोनी शर्मा। बहुत तेजी से सभी लोग का उत्तर आ रहा है। सभी लोग एक बार वीडियो को पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। अब ये देखिए, ये अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा गया है। मार्शल साहब ने क्या कहा था, ठीक है, मार्शल ने कहा था, क्या कहा था, याद है कि भूल गए। सभी लोग डी बोल रहे कि स्थिर साधनों हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मार्शल साहब ने कहा था कि देखिए भैया, लगान उससे प्राप्त होता है, उन साधनों से प्राप्त हो, उन स्थिर साधनों से प्राप्त होता है जो क्या है, जिसकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर होती है। आभास लगान की अवधारणा किसने दिया, मार्शल ने दिया। और मार्शल ने क्या कहा, मार्शल ने कहा कि जो लगान प्राप्त होता है वो उत्पादन के उन साधनों उत्पादन के उन साधनों के कारण प्राप्त होता है जिसकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर होती है। जैसे कि जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मशीन, जैसे मशीन, ठीक है। तो जो मशीन उत्पादन कर रहा है ना,
तो इसी के कारण क्या होगा, मशीन, मशीन, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, मशीन। तो ये क्या है, ये इसी के कारण लगान उत्पन्न होगा। तो आभास लगान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, तो इस स्थिर साधनों को अल्पकाल में जैसे मशीन से प्राप्त होने वाला लगान। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, ठीक। आगे कि वस्तु का सामान्य मांग फलन बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अब आय प्रभाव क्या होता है ये भी जानना चाहिए, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि हाँ, ठीक, देखिए कि वस्तु का सामान्य मांग फलन बाएं से दाएं की तरफ गिरता हुआ होता है, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये तो आपने देखा ही है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि वस्तु का सामान्य मांग फलन बाएं से दाएं की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। कई सारे कारण होते हैं, उसमें से एक सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, क्योंकि पूछा जाता है कि वस्तु का सामान्य मांग फलन बाएं से दाएं क्यों गिरता है, होता है, और उसमें दे देता है कि किस कारण होता है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाते हो तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती है, और जब मिलने वाली उपयोगिता कम होती है तो जब मिलने वाली उपयोगिता कम होगी तो आप उसके मांग को भी कम कर देंगे। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि सामान्य और सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग कैसा होता है, कैसा होता है? तो भैया अब यहाँ पे देखिए कि कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तो बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता है कि आय प्रभाव का मतलब क्या होता है। तो देखिए आय प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव क्या होता है? तो देखिए कीमत परिवर्तन के कारण अगर जो किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन अगर जो किसी वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है और आपका आय वही रहता है, मतलब आय आपका स्थिर होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मांग को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। अगर जो आपके पास अभी मैं बता रहा हूँ, या वहीं दूसरी तरफ पहली बात ये भी ठीक है, और दूसरी बात ये भी ठीक है, दूसरी बात ये भी ठीक है कि अगर जो वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है, ठीक है, अगर जो वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है और आपका आय वही है, तो आप अपने मांग को क्या कर लेते हैं, अपने मांग को आप कम कर लेते हैं। ठीक है, इजी सी बात है, मांग को आप कम कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत जब बढ़ी है तब 10 रुपये की एक वस्तु है और आपकी जो आय है वो मान लीजिए कि 100 रुपये है, तो ऐसी स्थिति में कितनी वस्तुओं की मांग आप कर पाएंगे? केवल और केवल आप 10 वस्तु की ही तो मांग कर पाएंगे ना, 100/10 करेंगे तो 10 ही वस्तु की मांग कर पाएंगे। लेकिन अगर जो वस्तु की कीमत में कमी आ जाती है, वस्तु की कीमत 5 रुपये हो जाती है, तो जब वस्तु की कीमत 5 रुपये हो जाती है और आपका आय 100 रुपया है, तो अब मांग क्या होगा, आपका मांग बढ़ जाएगा, क्योंकि 100/5 अर्थात अब आप 20 वस्तुओं की मांग कर पाएंगे, अर्थात यहाँ पे आपका मांग बढ़ जाएगा। तो ये होता है आय प्रभाव की। ठीक है, तो अब बताइए, तो जितने लोग भी इस प्रश्न का उत्तर बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, क्योंकि किसी वस्तु का सामान्य मांग फलन बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है, इसके पीछे आय प्रभाव का कोई लेना देना नहीं होता है, आय प्रभाव का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलग फंक्शन होते हैं, इसके अलग फंक्शन होते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपया प्रति इकाई है तो उपभोक्ता उस पर 160 रुपये व्यय करता है, तथा जब कीमत बढ़ के 12 रुपये हो जाती है तो उसका व्यय 192 रुपये हो जाता है। वस्तु की मांग लोच बताइए। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को अगर जो आप इस प्रकार के जो सेशन अभी चल रहा है आप नहीं करेंगे ना, तो आप विश्वास मानिए कि पेपर में ये सब प्रश्न ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ
कि आप एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों जगह पढ़िए, तभी जा करके मजा आने वाला है। तो देखिए, जब वस्तु की कीमत 10 रुपया प्रति इकाई है तो उपभोग कितना हो जा रहा है, 60 रुपए। अर्थात एक वस्तु अगर जो 10 रुपए की हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप अपना मांग निकाल लीजिए। मांग यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कंडीशन बनेगा। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, कंडीशन फर्स्ट में क्या हो रहा है कि वस्तु की कीमत 10 रुपए और उपभोक्ता कितना व्यय कर रहा है, 160 रुपए। तो पहली कंडीशन में अगर जो मांग की बात किया जाए तो क्या हो रहा है कि 160 रुपए व्यय किया जा रहा है और एक वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपए। अर्थात मान लीजिए कि किसी वस्तु की 16 यूनिट, किसी वस्तु की 16 इकाई का मांग हो रहा है ना। लेकिन अब क्या होता है कि कीमत बढ़ जाता है और 12 रुपए हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन में मांग कितना हो जाएगा, दूसरी कंडीशन में मांग कितना हो जाएगा, तो 192 बटा 12, 192 बटा 12, तो 12 एकन्नम 12 और 12 छके 72, तो ये भी तो 16 ही आ गया। तो 16 इकाई यहाँ भी आप खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है। अर्थात वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के बाद भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपया प्रति इकाई हो तो उपभोक्ता उस पर 160 रुपया व्यय करता है, तथा जब कीमत बढ़ के जब कीमत बढ़ करके 12 रुपये हो जाती है तो उसका व्यय 192 रुपये हो जाता है। तो वस्तु की मांग की लोच क्या होगी, तो पहले कंडीशन में हमने देखा कि पहले कंडीशन में कितनी इकाइयों की वो मांग कर रहा है, तो 160 रुपये वो व्यय करता है और 10 वस्तुओं पे व्यय करता है। अर्थात एक वस्तु को परचेज करने में वो 16 रुपए का खर्च कर, सॉरी वो 16 इकाई वस्तु को परचेज कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरी कंडीशन में जब यहाँ से कंडीशन आ रही है तो जब कीमत बढ़ करके 12 रुपए हो जाता है तो उसका व्यय 192 रुपये हो जाता है। अर्थात अब उसके पास 192 रुपये है और 12 रुपये प्रति वस्तु से देना पड़ेगा, तो अभी भी वो 16 वस्तु की ही मांग कर रहा है। तो मांग उसकी हर जगह समान है, इस वजह से मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर हो जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि संसाधनों का सर्वाधिक सीमा तक कुशल आवंटन प्राप्त किया जा सकता है। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर होगा। ठीक, संसाधनों का कुशल आवंटन। अब यहाँ पे आपको याद आनी चाहिए कि सर जी पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता। अब पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक क्रेता व अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या याद आना चाहिए कि यहाँ पे समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, समरूप एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन होता है, रंग में रूप में सब एक जैसी होती है। उसके बाद क्या पता होना चाहिए कि कीमत निर्धारण कौन करता है, कीमत निर्धारण उद्योग करता है। किसके आधार पे, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे। कीमत का निर्धारण कौन करता है, उद्योग करता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे। उसके बाद मजदूरी का निर्धारण कौन करेगा, तो वो भी उद्योग ही करेगा, क्योंकि चूंकि देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं और समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग के द्वारा कीमतों का निर्धारण होता है। तो जब बहुत सारे क्रेता हैं, बहुत सारे विक्रेता हैं, तो सबको पता है कि बाजार में उस वस्तु की प्रचलित कीमत क्या है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण गेहूं की मंडी है, तो आपको पता है कि गेहूं 20 रुपए से लेकर के और 50 रुपए के बीच में प्रति केजी के हिसाब से गेहूं मिल जाएगा। अगर जो कोई आपसे 5,000 रुपये पर केजी गेहूं के लिए मांगेगा तो आप देंगे क्या, नहीं देंगे ना। तो सर्वाधिक कुशल आवंटन जो होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है, क्योंकि यहाँ पे
खुली प्रतियोगिता होती है, अनेक क्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, कीमत का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है, और श्रमिकों को जो मजदूरी मिलती है उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मिलती है। ये जितनी भी बातें मैं बोलता हूँ ना, ये थोड़ा सा ध्यान में बनाए रखिए, नहीं तो आपको लगेगा कि सब आता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे फंस जाएंगे, फिर लगेगा कि सर बोल रहे थे कि कंसंट्रेट होके पढ़ लो, काश पढ़ लिए होते तो अब तक सिलेक्शन हो गया होता, है ना। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के। अगला, कि निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक सही है, निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक सही है। अगर जो एमआरपी इज इक्वल टू सीमांत आगम उत्पादकता है, एमआरपी सीमांत भौतिक उत्पादकता, गलत यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और एमआर इज इक्वल टू औसत आगम। चलिए थोड़ा बताइए क्या उत्तर आएगा भाई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी, क्या मिसप्रिंट है इसमें, एमआरपी की जगह पे एमपीपी होना चाहिए। बी बोल रहे, बी बोल रहे, ठीक है, ये एमपीपी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, सीमांत आय उत्पाद क्या होता है, कोई लिख करके बताएगा क्या मुझे एक लाइन में। सीमांत आय उत्पाद क्या होता है, कोई लिख करके, सीमांत आय उत्पादन क्या होता है, कोई लिख करके बताएगा क्या मुझे, लिख करके बताइए, मजा आएगा, है ना। और एप्लीकेशन पे जो लोग भी जुड़े हैं, एक बात आप समझ लीजिए, 4 या 5 क्लास मैं ले रहा हूं जहां पे ये सारे इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे टर्म को मैं कवर कर रहा हूं, कि सीमांत आगम क्या होती है, सीमांत आगम उत्पादकता क्या होती है, सीमांत भौतिक आगम उत्पादकता क्या होती है, सीमांत आगत क्या होता है, आगत क्या होता है, निर्गत क्या होता है, भेदात्मक लगान क्या होता है, आर्थिक लगान क्या होता है, सामान्य संतुलन क्या होता है, आंशिक संतुलन क्या होता है। मतलब इकोनॉमिक्स के जितने भी छोटे छोटे टर्म होते हैं जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और जहां से बार बार प्रश्न में जो शब्द बार बार मेंशन होते हैं प्रश्न में, उसको बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, और जब तक नहीं समझेंगे तब तक 100% आप इकोनॉमिक्स को नहीं समझ पाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, तो ये जो हमें आर्थिक शब्दावली वाला आपको 5 या 6 क्लास में पूरी इकोनॉमिक्स की आर्थिक शब्दावली में कंप्लीट करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा ठीक से देखिएगा। अभी इसकी दूसरी या तीसरी क्लास हुई है, तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं आप जाइएगा तो रिकॉर्डेड क्लास में वो मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा, सभी लोग जरूर देखिएगा। तो क्या उत्तर आ रहा है, बी आ रहा है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर जी एमआरपी इज इक्वल टू एमपीपी इंटू एमआर, ठीक है। तो उत्पादन के किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई, अब ध्यान से समझिएगा कि सीमांत आय उत्पाद क्या होता है। तो उत्पादन के किसी साधन की एक अतिरिक्त आय के फलस्वरूप कुल मूल्य उत्पादन अथवा कुल मूल्य उत्पादन कहें अथवा कुल आय में होने वाली वृद्धि ही सीमांत आय उत्पाद कहलाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, अर्थात इजी सी बात है कि उत्पादन के किसी एक साधन की एक उत्पादन के किसी एक साधन सॉरी देखिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मिस नहीं करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि उत्पादन के किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप, उत्पादन के किसी साधन के एक अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप कुल आय में होने वाले परिवर्तन को ही कुल आय में होने वाली वृद्धि को या कुल आय में होने वाले परिवर्तन को ही सीमांत आय उत्पाद कहते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि पूर्ण प्रतियोगिता व अपूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से क्या एक उभयनिष्ठ नहीं है। क्या उत्तर आ रहा है भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, आप लोग यथाशीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है,
जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जाते हैं ताकि आप कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स की तैयारी कर पाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है, इनकेस लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। बिल्कुल सिंपल सटीक साधारण भाषा में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। और जो बहुत दिनों के बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि कहीं भी कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। सब कुछ बिल्कुल बेसिक से आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और इसके अतिरिक्त आपको मैं नोट्स भी दे रहा हूं कि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे एक तरफ पढ़ते रहते हैं, दूसरे तरफ भूलते रहते हैं। तो भूलना नहीं है, जो एक बार पढ़ लिए उसको भूलना नहीं है। और क्यों, कब ऐसा होगा? जब आप नोट्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे। उसके बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, उससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और फिर आपको करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है, सब कुछ कवर कराया जा रहा है। आप इतने सारे कंटेंट को अगर जो ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यार कहाँ से प्रश्न बनेगा। और मैं आज ही नहीं, मैं आपकी परीक्षा जब तक नहीं हो जाती है, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। एडमिशन ओपन है, जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नीचे नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी आप मुझे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि देखिए पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। समरूप वस्तु का मतलब ऐसी वस्तुएं होती है जो रंग में, रूप में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में बिल्कुल एक जैसे होती हैं। उसके बाद मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग के द्वारा कीमतों का निर्धारण होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के अनुसार होता है। लेकिन अगर जो अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो अपूर्ण प्रतियोगिता में समांग उत्पाद नहीं बल्कि विभेदित उत्पाद देखने को मिलते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता जो होता है ये अल्पकाल का ही एक रूप होता है, ठीक है, सॉरी अल्पाधिकार का ही क्या होता है, ये एक रूप होता है। और अल्पाधिकार में विभेदित वस्तुएं भी देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न, सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है। चलिए भाई सैमुअल्सन साहब आ गए। सैमुअल्सन साहब, सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है भाई? हाँ, सैमुअल्सन साहब ने क्या कहा था? ठीक है, सैमुअल्सन ने कहा था कि एक जो उपभोक्ता होता है ना, वो अपने वास्तविक व्यवहार से ये चयन करता है कि वो कहाँ पे संतुष्टि का स्तर प्राप्त करेगा, ठीक है। सैमुअल्सन की अगर जो बात करें तो आसान भाषा में सैमुअल्सन ने क्या कहा था? सैमुअल्सन ने जो प्रकट अधिमान सिद्धांत दिया था, उस प्रकट अधिमान सिद्धांत में सैमुअल्सन ने बताया था कि एक उपभोक्ता जो होता है वो अपने व्यवहार के द्वारा इस बात का चयन करता है कि वो कहाँ पे संतुष्टि के स्तर पे विद्यमान होगा या वो कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करेगा, मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त करेगा। और एक उपभोक्ता मैक्सिमम संतुष्टि कहाँ पे प्राप्त करता है? तो जब उसके पास जो सीमित आय है, उस सीमित आय को वो इस तरीके से खर्च करे कि उसकी लगभग सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, जो मूलभूत रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में विद्यमान है। और सबका संतुलन अलग अलग होता है। जो 5,000 रुपया महीने का कमाने वाले हैं उनका संतुलन अलग होगा, जो 5 लाख कमाने वाले हैं उनका अलग होगा।
अगर जो कोई व्यक्ति 5,000 रुपया महीने का कमा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा कि जहाँ पे रहेगा वहाँ पे किराया देगा 5,000 रुपये में, जहाँ पे रहेगा वहाँ पे वो भोजन करेगा और कपड़ा पहनने के लिए उस कपड़े पे वो पैसा खर्च करेगा। लेकिन जो 50 लाख रुपए कमा रहा है वो बहुत प्रकार की विलासिता की वस्तुओं को भी परचेज कर सकता है। और एक उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त सॉरी एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में कब होता है? वो तभी होता है जब अपने आय से वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की किस पद्धति का अनुसरण करता है? हाँ, सबल क्रमबद्धता या दृढ़ क्रमबद्धता की बात होती है। अच्छा, दुर्बल क्रमबद्धता की बात कौन करता है? दुर्बल की कौन बात कर रहा है? चलिए सैमुअल्सन साहब तो दृढ़ता की बात करते हैं। चलिए बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम कोष पद्धति। भारत में न्यूनतम कोष पद्धति कब अपनाई गई थी? ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। न्यूनतम कोष पद्धति भारत में कब अपनाई गई? ये भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो ये समय था 31 अक्टूबर 1957। 31 अक्टूबर 1957। और इस पद्धति के अंतर्गत, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आप बता दीजिएगा, एक कहानी मैं रोज बताता हूँ कि 200 करोड़, ठीक है, उसमें से कुछ स्वर्ण के रूप में थे और कुछ अन्य तरीके से थे। आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं तो रोज बताता हूँ। आप कमेंट करके बताओ, मैं तो रोज बताता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला, कि किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहा? ठीक, क्या उत्तर आ रहा है भाई? 115 और 85। और कोई? ठीक है, ठीक। तो क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना। सभी लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी 8वीं पंचवर्षीय योजना बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की जो दर थी वो लगभग 6% से लेकर के 8% के बीच में थी। ठीक है, 6 से 8% के बीच में थी। वहीं अगर जो 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 5% से 6% के बीच में थी। उसके बाद अगर जो ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 4% से 5% थी। अब यहाँ पे बार बार मैं रोज यही बात बोलता हूँ कि अब आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि सर जी, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग कुछ चक्रवर्ती टाइप का बताएंगे। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती साहब से संबंधित है। उसके बाद योजना अवकाश आ जाता है 1966 से लेकर के 1969 तक। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना आ जाता है जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। इसमें आत्मनिर्भर बनना क्या किया गया था? सरकार
जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाने का। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना आपको मूलर मॉडल याद आना चाहिए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना मूलर मॉडल से संबंधित है, जिसके अंतर्गत मानव पूंजी के विकास पे बल दिया गया। फिर आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास याद आनी चाहिए। फिर आपको आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद एक और चीज याद आनी चाहिए कि 2 वार्षिक योजनाएं चली थी 1990 से लेकर के 1992 तक। फिर आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास याद आना चाहिए और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक उच्चतर समावेशी विकास। ये सारी चीजें दिमाग में घूमनी चाहिए। ठीक है, अगला कि 1991 की औद्योगिक नीति में कितने उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली में रखा गया? क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, तो देखिए एक बात समझिएगा, बहुत आसान सी बात बता रहा हूं। जब नई औद्योगिक नीति नहीं आई थी ना, जब नई औद्योगिक नीति नहीं आई थी, तो किसी भी प्रकार के उद्योग किसी भी प्रकार की वस्तुओं का जब आप उत्पादन करना चाहते थे, जैसे कपड़ा हो गया या अन्य बहुत सारी प्रकार की वस्तुएं थी, तो उसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। उसके लिए आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन चूंकि 1991 में आते आते हमारे पास आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। आर्थिक संकट कुछ यूं उत्पन्न हो गया कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम सुचारू रूप से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाएं। हमारे पास केवल और केवल इतना ही पैसा था भारत देश के पास कि 2 सप्ताह तक अर्थात 14 दिन तक ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ सकती। लेकिन ऐसी स्थिति में कमान दी जाती है मनमोहन सिंह जी को, और मनमोहन सिंह जी फिर क्या लेके आते हैं? एलपीजी मॉडल लेकर के आते हैं। और एलपीजी मॉडल लेकर के आते हैं और उसके अंतर्गत वो बहुत सारे प्रावधान लाते हैं कि चलिए भैया हम अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। साथ ही साथ हमारे जो घरेलू उद्योग हैं इनका हमें विकास करना है। तो जब घरेलू उद्योगों का विकास करना है तो हमें क्या करना होगा कि लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति करनी होगी। तो हमने क्या कर दिया? 1991 में हमने लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति कर दी। लेकिन उस समय हमने 6 प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था बनाए रखा। कौन कौन से थे? तो ये वैसे उद्योग थे जो देश के लिए हानिकारक या मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जैसे कि मादक पेय पदार्थ। अगर जो मादक पेय पदार्थ से संबंधित कोई फैक्ट्री आप खोलना चाहते हैं, आप एल्कोहल बनाना चाहते हैं, तो सरकार से आपको परमिशन लेने पड़ेंगे, अर्थात आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तंबाकू हो गया, सिगरेट हो गया। अगर जो तंबाकू सिगरेट मतलब पहला मादक पदार्थ शराब, दूसरा तंबाकू सिगरेट भी कोई अगर जो बनाना चाहता है तो सरकार से उसे परमिशन लेने पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है उसका भी आप उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद गन पाउडर हो गया, तो गन पाउडर भी बनाना चाहते हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। या और खतरनाक रसायन भी आप बनाना चाहते हैं तो सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। एक को हटा दिया गया है और वर्तमान में अब कितने रह गए हैं? पहले थे 6 और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में अब केवल 5 उद्योगों के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है। किसको हटाया गया? कमेंट करके बताइए मुझे। कि भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। भारत में गरीबी को परिभाषित किया जाता है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो देखिए इजी सी बात है कि कैलोरी अंतः ग्रहण के आधार पे। इसका क्या मतलब हुआ कि भारत में ये कहा जाता है कि अगर आप शहर में बिलोंग कर रहे हैं, अगर जो आप शहरी इलाके में रह रहे हैं और आप जो उपभोग कर रहे हैं उससे आपको 2100 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो आप गरीब नहीं हैं। ठीक है, और अगर जो आप ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, अगर जो आप ग्रामीण एरिया में रह रहे हैं और अगर जो आप जो भी उपभोग कर रहे हैं, रोटी चावल दाल जो भी चीजें उपभोग कर रहे हैं, उससे अगर जो आपको 2400
कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो आप गरीब नहीं है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी अगर जो आप कंज्यूम कर पा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि कैलोरी अंतःग्रहण के आधार पे, बिल्कुल ठीक है। अगला, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करने वाला ये प्रश्न है और जरूरी प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है बताइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। शशि पाल जी, रवि कुमार जी, अक्षय जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, कुमार चक्रवर्ती जी, राकेश जी, नौसाद अली जी, बुद्धराज जी, राकेश जी, प्रगति जी, राजेश कुमार सिंह जी, अरुणिमा पटेल जी, वृष्टि शर्मा जी, ठीक है, अफजल हसन जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। देखिए, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि गेट का उरुग्वे राउंड कब घटित हुआ था। तो गेट का जो उरुग्वे राउंड हुआ था वो कब हुआ था, ये कब घटित हुआ था, तो 1986 में हुआ था। फिर अगर जो फेरा की बात करें तो ये 1973 में। उसके बाद अगर जो नरसिम्हन समिति की बात करें तो नरसिम्हन समिति तो आपको याद ही आना चाहिए 1951 में, और यूनिट ट्रस्ट की बात करें तो 1964 में। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 3 1 4 2 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे ही प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो ये सारा एक क्रम से मैं पढ़ाता हूँ। ये जितने भी जितनी भी समितियां हैं एक क्रम से मैं सब करवाता हूँ, और अगर जो एक बार आप क्रम को ठीक तरीके से समझ लिए तो फिर कभी गलती नहीं होने वाला। अब देखिए, ये प्रश्न 10 में से कम 7 बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो अब आपको कई सारी चीजें यहाँ पे याद आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो नाबार्ड, तो जितने लोग भी नाबार्ड बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बात आती है कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है। नाबार्ड की स्थापना पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब होती है। तो नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। किस कमेटी के अनुशंसा के आधार पे हुई थी, किस कमेटी के अनुशंसा के आधार पे हुई थी, तो शिवरामन कमेटी, शिवरामन कमेटी। नाबार्ड किस प्रकार का ऋण प्रोवाइड कराता है, तो ये प्रोवाइड कराता है अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण ये प्रोवाइड कराता है। तो नाबार्ड जो है दोस्तों, अगर जो बात किया जाए कि ग्रामीण इलाके में वित्त प्रोवाइड करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो वो नाबार्ड ही है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। किस कमेटी की अनुशंसा के आधार पे होती है, तो शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पे होती है। और नाबार्ड अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है, और ये कृषि सेक्टर में या हस्तशिल्प उद्योग में या इवन दो लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए भी ये ऋण प्रोवाइड करता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है। खूबसूरत सा प्रश्न है ये, खूबसूरत सा ये प्रश्न है। देखिए, अब इस प्रश्न को जब ये प्रश्न आता है ना तो मैं सोचता हूं कि एक साथ कई सारी चीजें बता दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए, आराम से देखिए, ये रहा आरबीआई अर्थात हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, ये रहा वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, ये रहा वाणिज्यिक बैंक जिससे हम लोग लेन देन करते हैं, और ये रहे हम लोग अर्थात जनता, ठीक है। तो जब हम और आप बैंक से ऋण का लेन देन करते हैं, जैसे एसबीआई में आप जाते हैं, सेंट्रल बैंक में आप जाते हैं,
HDFC में जाते हैं, बहुत सारे बैंक है। तो जब आप बैंक से लेन देन करते हैं ना तो इसे कहा जाता है ब्याज दर, ब्याज दर, ठीक है। लेकिन जब RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, और जब ऋण देता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ दर वसूल करेगा। तो जब RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है तो उस पे जो दर वसूल करता है उसे हम लोग कहते हैं बैंक दर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक दर। तो जिसे हम और आप ब्याज दर बोलते हैं, जब हम और आप बैंक से लेन देन करते हैं तो उसे ब्याज दर कहा जाता है। लेकिन जब RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है और उस पर वो जब दर लगाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। लेकिन अब देखिए, जब RBI वाणिज्यिक बैंकों के लिए अल्पकाल के लिए ऋण देता है, अल्पकाल के लिए ऋण देता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे रेपो रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बैंक दर और रेपो रेट में क्या अंतर है। तो रेपो रेट की जब बात होगी तो यहाँ पे अल्पकाल की बात होगी, ध्यान से समझिएगा। रेपो रेट की बात होगी तो अल्पकाल की बात होगी। और जब वाणिज्यिक बैंक RBI को ऋण देता है, जब वाणिज्यिक बैंक RBI को ऋण देता है, तो जब वाणिज्यिक बैंक अल्पकाल के लिए RBI को ऋण देता है तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो 3-4 बातें आपको समझ में आना चाहिए कि बैंक दर क्या होता है। तो जब RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देती है और वहां पे अल्पकाल की बात नहीं हो रही है, ध्यान से सुनिएगा कि जब RBI वाणिज्यिक बैंक को ऋण दे रही है तो जो दर वसूल करती है उसे ब्याज दर कहते हैं, अर्थात यहाँ पे अल्पकाल की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देती है तो उसे रेपो रेट बोलते हैं। और जब वाणिज्यिक बैंक RBI को अल्पकाल के लिए ऋण देती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्याज दर आपको पता ही होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, रोज मैं बताता हूँ, आज हमें आप बताइए कि नगद आरक्षित अनुपात का मतलब क्या होता है और वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब क्या होता है। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपने देखा रेपो रेट क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, बैंक दर क्या हो गया और ब्याज दर क्या हो गया। चलिए अगला, कि निम्न में से कौन सा हाल के वर्षों में मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन, अर्थात आपने भी ये महसूस किया होगा कि भारत में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई है, ठीक है। भारत में क्या हुआ है कि मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हुई है। अब कुछ लोग को लगेगा सर जी नहीं समझ में आया, आप बोले मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हुई है। तो आप थोड़ा सा 20 साल पहले चले जाइए, 20 या 25 साल पहले चले जाइए, आप देखिए क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में इतनी ज्यादा मुद्रा की मात्रा थी क्या, नहीं थी ना, नहीं थी ना। भारतीय अर्थव्यवस्था में इतना ज्यादा मुद्रा था क्या आज से 20-25 साल पहले, बिल्कुल नहीं था। लोगों के पास इतना पैसा हुआ करता था क्या, बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ी, धीरे धीरे आगे बढ़ी, हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ी है। और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है, हाँ पहले आप उत्तर करिए, ठीक है। सब गलत बोल रहे हैं, ये जितने भी डी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं, ठीक है। डी वाले कितने हैं, सब हैं। क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार होगा वो बैंकों द्वारा की गई विशुद्ध साख। जैसे अब देखिए बात को समझिए, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है तो सबके पास पैसा आया है, जब सबके पास पैसा है तो सभी लोग पैसा ले जाकर के क्या कर रहे होंगे, बैंक में जमा करेंगे। और जब सभी लोग ले जाकर के पैसा बैंक में जमा करेंगे तो बैंक क्या करती है, साख का सृजन करती है। अब साख का सृजन क्या होता है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि इतनी सारी बातें होती है ना कि मैं आप सच में बता रहा हूँ, इतनी सारी बातें होती है, बहुत सारी ऐसी बातें करनी होती है मुझे कि आप लोगों को मैं बताऊं कि ये क्या होता है, ऐसे होता है। लेकिन अगर जो एक प्रश्न में मैं अटक जाऊंगा ना तो पूरा एक ही प्रश्न का सेशन चला जाएगा। अब हमारी भी कुछ लिमिटेशन है, मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस कराओ,
लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो इन सारी चीजों को गहराई से समझेंगे। देखिए, मुद्रा की पूर्ति में जब वृद्धि होती है तो आम जनमानस के पास पैसा ज्यादा आता है, और जब ज्यादा पैसा आएगा तो आप बैंक से लेन देन ज्यादा करेंगे। जब बैंक से लेन देन करेंगे तो बैंक क्या करता है, साख का सृजन करता है। साख का सृजन आसान भाषा में मैं बताऊं तो क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि 5 लाख रुपए आपके पास है, 5 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है। अब ये 5 लाख रुपए ले जाकर के किसी बैंक में आपने एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट किया। कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं जो फिक्स डिपॉजिट किए हैं, कई कई होंगे जो फिक्स डिपॉजिट किए होंगे। तो अगर जो 5 लाख रुपए आप ले जाकर के बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, अर्थात आप कह देते हैं कि हम अगले 10 साल के बाद हम अपना ये पैसा निकालेंगे, 10 साल के लिए आप क्या कर देते हैं, 10 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो अब ये जो 5 लाख रुपए बैंक में आप जमा किए हैं ना, ये बैंक वाला अपने जेब में नहीं रखा रहेगा कि 10 साल बाद आप वापस करेंगे तो अपने जेब से वापस कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। ये 5 लाख रुपए वो क्या करेगा, किसी और को ऋण के रूप में दे देगा, और जो 5 लाख रुपए ऋण लेगा उसको पूरा का पूरा एक बार में तो दे देगा नहीं, कुछ देगा, फिर कुछ बचा लेगा, फिर इसी 5 लाख को ये दूसरे को दे देगा। मतलब इस 5 लाख का ये कई गुना बना देता है। और जब साख का सृजन होता है तभी मुद्रा की पूर्ति और क्या हो जाएगी, तेजी से बढ़ जाएगी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला अगला अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में दरिद्रता जन्य विकास की अवधारणा के योगदान का श्रेय है। दरिद्रता जन्य विकास, एक लाइन की बात बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगी, बस थोड़ा आराम से देख मेरे शब्दों को सुनिएगा, एक लाइन में बताऊंगा, पूरी जिंदगी भर आपको याद रहेगा। देखिए, दरिद्रता जन्य विकास की अवधारणा किसने दी, आपको ये पता होना चाहिए। तो दरिद्रता जन्य विकास की अवधारणा जगदीश भगवती ने दिया, और जगदीश भगवती ने कहा था कि जब एक विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है, विकसित देश से क्या करता है, व्यापार करता है, तो ऐसी स्थिति में विकासशील देश के पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, इसके पास क्या है, इसके पास है कच्चे माल। इसके पास, विकासशील देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ये बात श्योर एंड सर्टेन है, क्योंकि अगर जो टेक्नोलॉजी हो जाएगी तब तो वो विकसित हो जाएगा ना। तो विकासशील देश क्या है, विकासशील देशों के पास खास करके कच्चे माल होते हैं, और विकसित देशों के पास क्या होते हैं, तकनीकी होती है, अर्थात टेक्नोलॉजी होती है। तो जगदीश भगवती साहब कहते हैं कि ये जो विकासशील देश है ना, वो जब विकसित देश से व्यापार करते हैं तो अपने कच्चे माल का वो निर्यात करते हैं, अपने कच्चे माल को वो दूसरे देश में भेजते हैं, कच्चे माल का निर्यात करते हैं। जब विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है तो वो क्या करता है, कच्चे माल का निर्यात करता है। और अगर ये कच्चे माल का निर्यात दीर्घ काल तक करते रहे तो एक समय, अगर जो विकासशील देश कच्चे माल का निर्यात दीर्घ काल तक करता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि विकासशील देश के पास कच्चे माल की समाप्ति हो जाएगी, और जब कच्चे माल की समाप्ति हो जाएगी तो इस देश के पास कुछ भी नहीं बचेगा निर्यात करने के लिए, और यहीं पे ये देश क्या हो जाएगा, जब कच्चा माल इसके पास बचेगा ही नहीं तो यहीं पे ये देश क्या हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, यहीं पे ये दरिद्र हो जाएगा। तो इसी को इन्होंने दरिद्रता जन्य विकास कहा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र में दरिद्रता जन्य विकास की अवधारणा किसने विकसित किया, तो जगदीश भगवती ने विकसित किया। क्या कहा, तो जगदीश भगवती ने कहा कि यदि विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करते हैं तो विकासशील देश अपने कच्चे माल का निर्यात करता है, और अगर जो विकासशील देश दीर्घकाल तक ऐसा करता रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि विकासशील देशों में कच्चे माल की कमी हो जाती है, और जब कच्चे माल की कमी हो जाती है तो उसके पास कुछ व्यापार करने के लिए बचता नहीं है, फिर वो गरीब हो जाता है। तो ये जगदीश भगवती ने कहा था। अगला, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, एक सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न कि प्रशुल्क की वह दर जिसके आगे व्यापार की शर्तों में सुधार होने से प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में
व्यापार की मात्रा में कमी होने वाली हानि अधिक होने लगती है को कहा जाता है। खूबसूरत सा प्रश्न है ये। एग्जामिनर आपके कंसंट्रेशन लेवल को चेक कर रहा है कि आप कितना कंसंट्रेट होकर के प्रश्न को पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? देखिए, प्रशुल्क की वह दर जिसके आगे व्यापार की शर्तों में सुधार। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि व्यापार की शर्तों में सुधार हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखना है, सुधार होने से प्राप्त होने वाली लाभ की तुलना में, मतलब लाभ ज्यादा हो रहा है, लाभ की तुलना में व्यापार की मात्रा में कमी से होने वाली हानि अधिक होने लगती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस वाले लाइन को समझ जाएंगे तो उत्तर सही करेंगे, ठीक है। तो लाभ की तुलना में व्यापार की मात्रा में कमी से होने वाली हानि अधिक होने लगती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनुकूलतम प्रशुल्क। अनुकूलतम प्रशुल्क क्या होता है? अनुकूलतम प्रशुल्क का मतलब ये होता है कि कोई देश, जैसे मान लीजिए कि भारत में अगर जो पेट्रोलियम का आयात हो रहा है, हम लोग पेट्रोल का आयात करते हैं, कुल उपभोग का लगभग 80% तो हम लोग आयात करते हैं। तो भारत में अगर जो पेट्रोलियम का आयात हो रहा है और भारत सरकार इस पे टैक्स ज्यादा लगा देगी, तो अगर जो भारत सरकार इस पे ज्यादा टैक्स लगाएगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पेट्रोल की कीमत क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि भारत में पेट्रोलियम है ही नहीं। लेकिन भारत में पेट्रोल की मांग बहुत ज्यादा है और इसकी पूर्ति ऑलरेडी बहुत कम है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि पेट्रोल को क्या किया जाए, पेट्रोल को ज्यादा से ज्यादा आयात किया जाए, ताकि इस एक तरफ इसके कीमत पे भी कंट्रोल रखा जाए और लोगों के कल्याण में भी वृद्धि किया जाए, लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कराई जाए। तो सरकार जानबूझ करके जो आयातित वस्तुएं होंगी उस पर कम कर लगाएगी या ना के बराबर कर लगाएगी, ताकि ये वस्तुएं हमारे देश में सस्ता बिके, सभी लोगों के पास ये वस्तुएं पहुंच जाए। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? अनुकूलतम प्रशुल्क। अगला प्रश्न कि एक देश में विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र बाएं से दाहिने ढाल वाला होता है जब उसके निर्यात की विदेशी मांग लोच हो। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है यार, अगर जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे तो फिर मजा आ जाएगा इस प्रश्न में। और देखिए, हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जाती है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और जहां भी गलतियां हो रही हैं उस गलती में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराया जा रहा है। अगर जो इतने सारे कंटेंट को ठीक तरीके से आप एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, जिस रणनीति के तहत मैं वहां पे करवा रहा हूँ, इसको ठीक तरीके से फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यार प्रश्न कहाँ से बनेगा? सब कुछ आपका कवर होने वाला है। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप वहां से डायरेक्ट नहीं कोर्स परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जो लोग केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स चाहते हैं उनको केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स भी मिल जाएगा, अलग से टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बी बोल रहे हैं कि इकाई से अधिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, एक देश के विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र बाएं से दाहिने ढाल वाला होगा जब उसके निर्यातों की, अब देखिए, अब पहले तो ये जानना होगा कि जो पूर्ति वक्र होता है वो बाएं से दाहिनी तरफ कैसे गिरता है। पूर्ति वक्र बाएं से दाहिनी तरफ क्यों गिरता है? ये तभी तो गिरता है ना भैया, जब उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, ठीक है, जब उत्पादन में क्या आती है? वृद्धि होती है। तो एक देश के विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र बाएं से दाहिनी ढाल वाला होता है जब उसके निर्यात की विदेशी
मांग की लोच क्या हो, मांग की लोच क्या हो, इकाई से अधिक हो। इसका मतलब क्या हुआ, उत्पादन क्यों बढ़ रहा है, उत्पादन इसलिए बढ़ रहा है कि विदेशों में आपकी वस्तु की मांग ज्यादा है, और जब आपके देश की वस्तुओं की मांग ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि आपको उत्पादन भी ज्यादा करना होगा, तो ये क्या होगा, इकाई से अधिक होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है। और अब लग जाइए अच्छे से, है ना, अब अच्छे से लग जाइए। अगला प्रश्न, क्योंकि हर परीक्षा में हर राज्य में सामने परीक्षा लगी हुई है, अच्छे से तैयार हो जाइए। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार में भी है परीक्षा, उत्तराखंड का लेक्चरर का डेट आ ही गया है, उत्तर प्रदेश का टीजीटी पीजीटी का आ ही गया है, मध्य प्रदेश में सेट की का एग्जाम होता ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आ गई है, झारखंड में भी वैकेंसी आने वाली है, मतलब बहुत सारे हर राज्य में वैकेंसियां हैं। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहे भाई, कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है। अभी तो मैं आपको बता रहा था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सभी को होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है, एक श्रमिक को मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पे श्रमिकों का शोषण नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में सबको बाजार का ज्ञान होता है, क्रेता और विक्रेता सबको पता होता है। अगला, ये तो अभी करवाया हूं। अगला, कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। एक प्रश्न पूछता है कि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार किसी मजदूर को मजदूरी कैसे मिलती है। तो वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को जेबी क्लार्क ने दिया था, और जेबी क्लार्क ने कहा था कि एक मजदूर को मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दी जाएगी। ठीक है, एक मजदूर को मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दी जाएगी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, कि उपभोक्ता की बजट रेखा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 50 है, जहां जहां x तथा y वस्तुओं की उपभोग की मात्रा है तथा उपभोक्ता की आय 50 है, इस बजट रेखा का ढाल बताना है। आपको क्या करना है, इस बजट रेखा का ढाल बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो अब बजट रेखा का फॉर्मूला क्या होता है, बजट रेखा, बजट रेखा का फॉर्मूला क्या होता है सर, बजट रेखा का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, हाँ यहाँ पे बजट रेखा क्या दिया गया, बजट रेखा यही तो है ना, तो बजट रेखा ये देख लीजिए, बजट रेखा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बजट रेखा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिएगा और y का मान निकाल लीजिएगा, x का मान निकालेंगे तो 2 आएगा और y का मान निकालेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, x का मान निकालेंगे तो 2 आएगा और y का मान निकालेंगे तो 5 आएगा। अब उपभोक्ता की आय कितनी दी गई है, उपभोक्ता की आय 50 दी गई है, तो बजट रेखा का ढाल अब निकल जाएगा, बजट रेखा का ढाल। अब बजट रेखा का ढाल यहाँ से आप निकाल लीजिए, वही तो मैंने बताया माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई होता है, तो माइनस पी एक्स, पी का मान कितना दे दिया गया, माइनस पी एक्स का मान कितना दिया गया, सॉरी पी एक्स का मान कितना दिया गया है 2, और पी वाई का मान कितना है, ये है 5। ठीक है, तो माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, पी एक्स का मान कितना दे दिया गया 5, तो माइनस 2 अपान पी वाई का मान कितना दिया गया 5, तो माइनस 2/5 क्या उत्तर आ रहा है, ए बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न है कि विलासिता की मांग की आलोच क्या होती है। विलासिता की वस्तुएं क्या होती हैं, तो विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी एक उपभोक्ता आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का उपभोग करता है।
विलासिता की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी एक उपभोक्ता अपनी जिंदगी फिर भी एक उपभोक्ता आनंद की अनुभूति करने के लिए इन वस्तुओं का उपभोग करता है। जैसे कि टीवी हो गया, टेलीविजन, टेलीविजन नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप जिंदगी नहीं जी पाएंगे। जैसे कार हो गया तो ये भी विलासिता की वस्तु हो गया, रेडियो हो गया ये भी विलासिता की वस्तु हो गया, ठीक है। टीवी हो गया, कार हो गया, रेडियो हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब विलासिता की वस्तुएं हैं। अर्थात जीवन जीने के ऐसा नहीं है कि ये नहीं आपके पास रहेगा तो आपकी जिंदगी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी, इसके बिना ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। लेकिन आप क्या करते हैं, इन वस्तुओं पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको आनंद की अनुभूति करनी होती है। तो विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच क्या होती है? ये सदैव धनात्मक होती है। अर्थात अब इसका क्या मतलब होता है कि विलासिता की वस्तुओं में मांग की लोच धनात्मक होती है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब लोगों की आय बढ़ती है ना, तो जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ती है उतनी उससे कहीं ज्यादा तेजी से वृद्धि खर्च जो लोग करते हैं वो विलासिता की वस्तु पे करते हैं। विलासिता वस्तु पे लोग खर्च करते हैं, ठीक है। मतलब जितनी तेजी से लोगों की आय बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा तेजी से खर्च लोग विलासिता की वस्तु पे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर जो अभी आपको नौकरी मिल जाएगी तो आपकी महीने की इनकम कितनी होगी? महीने की इनकम मान लीजिए 60,000 से 80,000 रुपये महीने की इनकम होगी। लेकिन जब नौकरी मिल जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप 10 लाख रुपए का कार खरीद लेंगे। आप क्या खरीदेंगे? मिनिमम 10 लाख रुपए का कार खरीदेंगे। अर्थात आपकी आय कितनी है? 60,000 से 80,000, लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हैं? 10 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जितना आय हो रही है उससे ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि विलासिता के वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आय लोच सदैव धनात्मक होती है। कहीं कहीं इकाई से अधिक भी दिया होता है। अगला कि श्रम संघों की सामूहिक सौदेबाजी जब मजदूरी दरों को प्रभावित नहीं कर पाएगी, तब यह कर पाएगी जब बाजार निम्नवत हो। ये बच्चों वाला प्रश्न। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है सर? तो देखिए आराम से करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। श्रम संघों की सामूहिक सौदेबाजी तब मजदूरी दरों को प्रभावित नहीं कर पाएगी जब बाजार निम्नवत हो। खूबसूरत सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। ठीक, तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे? तो जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चूंकि देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होते हैं? असंख्य क्रेता होते हैं, असंख्य विक्रेता होते हैं, असंख्य श्रमिक भी होते हैं। तो अगर जो कुछ श्रमिक संघ आपस में मिल करके कुछ समझौते भी कर लेते हैं तो भी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, बहुत सारे श्रमिक होते हैं। तो थोड़े बहुत लोग अगर जो क्या कर लेंगे कि सामूहिक सौदेबाजी कर भी लेंगे तो भी उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये कहाँ भी देखने को मिलता है? जैसे ये दुबई हो गया, तो दुबई हो गया या अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पे भारतीय जा करके कार्य करते हैं। बहुत सारे भारतीय दुबई में जा करके एज अ वर्कर के रूप में कार्य करते हैं, या अमेरिका में जा करके एज अ वर्कर के रूप में कार्य करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो सस्ता श्रम दे सकते हैं उनको। यहाँ के लोग 1 घंटे काम करेंगे उनको $10 भी मिल जाएगा, तो $10 भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ के हिसाब से 8,000 से ऊपर पैसा उनके पास हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 8,000 नहीं, 800, ठीक है। 800 इस समय कितना है? 84 रुपये $1 है साधा, ठीक है। मतलब 8400 रुपये उन्हें एक घंटे का मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी 840 रुपये, देखिए बार बार गलत हो रहा है, 840 रुपये। तो लेकिन वहां के जो श्रमिक है वो इस बार वो सेटिस्फाई नहीं है इस मजदूरी के
बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जो केवल इंडियन ही वहाँ पे जाके करते हैं, वहाँ के लोकल नहीं करते। क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि भैया श्रम पूर्णतः आप गतिशील हो चुका है। आप नहीं, आप अगर जो सामूहिक सौदेबाजी कर लोगे, आप दूसरी जगह से श्रमिक लेते चले आएंगे। अगला कि वर्गर्सन मापदंड संबंधित है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। एक बार सभी लोग लाइक शेयर करिए पहले। रंजीत कुमार जी, कुलदीप कश्यप जी, पारस कुमार जी, आशुतोष जी, सोनी शर्मा जी, राजन सिंह जी, रवि कुमार जी, कुमार चक्रवर्ती जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, सुंदरी गौतम जी, बुद्धाराज जी, कुमार चक्रवर्ती जी, राजन सिंह जी, राकेश जी, नौसाद अली जी, अरुण कुमार जी, ठीक है, सुनीता गुप्ता जी, अक्षय जी, रीचा सिंह जी, जावेद अख्तर जी, कुलदीप कश्यप जी, सोनी शर्मा जी, स्वाति जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो वर्गर्सन मापदंड की अगर जो हम बात करें तो वर्गर्सन मापदंड किससे संबंधित है? ये कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। और देखिए एक बात समझ लीजिए, वर्गर्सन मापदंड से प्रश्न पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। सर्वप्रथम पूछता है कि वर्गर्सन मापदंड किसने दिया था? तो सर्वप्रथम दिया था वर्गर्सन साहब ने, ठीक है। लेकिन बाद में चल करके इसको विकसित किसने किया था? बाद में चल करके इसे किसने विकसित किया था? तो सैमुअल्सन ने विकसित किया था। सैमुअल्सन ने विकसित किया था। और सैमुअल्सन के साथ साथ एरो साहब थे, एक एरो नाम के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने भी विकसित किया था। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और सामाजिक कल्याण फलन क्या बताता है? सामाजिक कल्याण क्या बताता है? तो सामाजिक कल्याण फलन उन सभी तत्वों को बताता है जिस पे समाज के सभी व्यक्तियों के का कल्याण निर्भर करता है। सामाजिक कल्याण फलन उन सभी तत्वों को बताता है जिस पर सभी व्यक्तियों का कल्याण निर्भर करता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा एक युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो प्राथमिक लागत होता है ना, उसके अंतर्गत क्या आता है? कच्चा माल आता है। कच्चा माल आता है। जैसे अगर जो किसी वस्तु का आप उत्पादन करने जाते हैं तो कच्चा माल खरीदेंगे, तो ये आपकी प्राथमिक लागत होगी, ठीक है। कच्चा माल हो गया या मजदूरी हो गया, ये आपका प्राथमिक लागत के अंतर्गत आता है, जबकि मशीन और संयंत्र ये प्राथमिक लागत नहीं होते हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण है? अब आपको पीगू साहब याद आने चाहिए अगर जो आपने एकाधिकार पढ़ा होगा। और अगर जो एकाधिकार आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण पाया जाता है। कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है? कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को, किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। और पीगू साहब ने 3 प्रकार के कीमत विभेदीकरण की बात की। प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण और तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। तो याद रखिएगा कि कीमत विभेदीकरण क्या होता है। तो एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण का मतलब ये होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को, किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजार में अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही कीमत विभेदीकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, मान लीजिए कोई एक पेन आप बनाते हैं, आप खुद मान लीजिए कोई एक पेन बनाते हैं और इस पेन की उत्पादन लागत मान लीजिए 10 रुपये है। तो आप क्या करते हैं कि उत्तराखंड में ले जा करके इसे, ठीक है, एक पेन आप बनाते हैं और उस पेन की लागत मान लीजिए 10 रुपये है। तो 10 रुपये है तो आप मान लीजिए
कि उत्तराखंड में ले जाकर के इसे आप 15 रुपए में बेच दे रहे हैं, बिहार में ले जाकर के इसे आप 12 रुपए में बेच दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इसे आप 16 रुपए में बेच दे रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 16 रुपए में, मध्य प्रदेश में इसे आप 13 रुपए में बेच दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी उत्पादन लागत उस बस एक पेन की उत्पादन लागत 10 ही रुपए है, लेकिन अलग अलग बाजारों में आप अलग अलग कीमतों पर इस वस्तुओं को बेच रहे हैं। यही होता है कीमत विभेदीकरण। और पीकू साहब 3 प्रकार के कीमत विभेदीकरण की बात करते हैं। प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण और तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। प्रथम कोटि के कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत कौन कौन आता है? वकील आते हैं, वकील और डॉक्टर। इसका उदाहरण क्या है? प्रथम कोटि के कीमत विभेदीकरण का उदाहरण क्या है? वकील और डॉक्टर, ठीक है, वकील व डॉक्टर, ठीक है। कैसे? तो देखिए, जो वकील होता है ना, वो देखता है कि हमारा क्लाइंट कितना मजबूत है। अगर जो वकील को ये लगता है कि हमारा क्लाइंट बड़ा मजबूत है, बड़ा अमीर है, तो उससे वो ज्यादा चार्ज करता है। और अगर जो उसको ये लगता है कि भाई इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो बहुत ही कम पैसे में भी वकील क्या कर लेते हैं? केस लड़ लेते हैं। लेकिन सर्विस तो दोनों को एक ही देनी है। अब किसी भी वकील ने अगर जो फाइल अपने हाथ में लिया है, तो वो हमेशा चाहेगा कि उसकी जीत हो। डजेंट मैटर कि पैसा किससे लिया गया है, कितना लिया गया है, किससे कम लिया गया है, किससे ज्यादा लिया गया है। तो प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण का उदाहरण है वकील, ठीक है। अगला प्रश्न, पैरेटो अनुकूलतम। चलिए, तो अब देखिए, अभी मैं एप्लीकेशन पे आप लोगों को पढ़ा रहा था जब कल्याणकारी अर्थशास्त्र, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है। जहाँ पे सबसे पहले हमने आपको बताया था मार्शल साहब ने क्या कहा था, उसके बाद हम लोगों ने पीगू साहब को देखा था, उसके बाद हम लोगों ने पैरेटो को देखा था। तो पैरेटो ने कहा था कि देखिए भैया, दो व्यक्ति हैं, अगर जो ए और बी दो व्यक्ति हैं, अगर जो ए को लाभ पहुंचाना है तो बी को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब सीटोवास्की और हिक्स साहब आते हैं तो कहते हैं कि नहीं भैया, हम ए को लाभ भी पहुंचा देंगे और बी को जो नुकसान हुआ है इसकी पूर्ति भी कर देंगे। तो अब ये पढ़ेंगे कल्याणकारी अर्थशास्त्र, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर चीजें तो इधर उधर होती चली जाएंगी। तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप एप्लीकेशन और यूट्यूब पे दोनों जगह निश्चित तौर पे पढ़िए, तभी मजा आने वाला है। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि पेरेटो साहब कहते हैं कि अगर तो किसी की स्थिति को बेहतर करना है, कुछ किसी को अच्छा बनाना है, तो कुछ को बदतर स्थिति में लाना होगा। अर्थात एक को अगर जो फायदा पहुंचाना है तो दूसरे को आपको नुकसान लाना होगा। और खास करके अब चूंकि जानते हैं, आपको कुछ चीजें हो सकता है कि इसमें अटपटा लगे, लेकिन ये जितनी भी थियरी है ना, ये सौ साल पहले की थियरी है। और जब ये सैकड़ों साल पहले की थियरी है तो उस समय की स्थिति अलग थी। तो पेरेटो साहब का ये मानना था कि मान लीजिए कि एक दुकानदार है, तो दुकानदार अगर जो किसी वस्तु को बेच रहा है तो भाई उसमें दुकानदार को फायदा होगा। तो जब दुकानदार को फायदा होगा तो नुकसान किसको होगा? नुकसान जो खरीद रहा है उसको होगा। इस प्रकार के माइंडसेट से इन्होंने अपनी इस थियरी को डेवलप किया कि अगर जो दो लोग हैं तो एक को अगर जो फायदा होगा तो डेफिनेटली दूसरे को नुकसान होगा, है ना। और ये बहुत पहले की थियरी है। अब जो है वो अर्थव्यवस्था थोड़ी सी अलग तरीके से मूव कर गई है, लेकिन फिर भी ठीक है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता क्लासिकल अर्थशास्त्र में निहित नहीं है? अब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात करें तो आपको याद आना चाहिए कि सर जी, अब क्लासिकल अर्थशास्त्री, बहुत सारे लोग को तो ये भी नहीं पता होगा क्लासिकल अर्थशास्त्री कौन है। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की सूची बताइए मुझे आप लोग कमेंट करके, सभी लोग लिखिए एक एक अर्थशास्त्रियों को। चलिए लिख करके बताइए, कोई एडम स्मिथ लिख दे, कोई डेविड रिकार्डो लिख दे, कोई जे.एस. मिल लिख दे, कोई जे.बी. शेष आपको लिख दे, और लिख करके सभी लोग बताइए कि किन किन अर्थशास्त्रियों को क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। तो अगर जो आप क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात करें तो इनकी, अब मैं बार बार कहता हूं कि आप हैरल्ड डोमर मॉडल को की मान्यता को अच्छे से पढ़िए, आप सोलो के मान्यता को अच्छे से पढ़िए, आप ड्यूजनबरी की मान्यता को अच्छे से पढ़िए, आप रेगनर नर्स के
गरीबी के दुष्चक्र की मान्यता को अच्छी से पढ़िए। आप अफ्तेलियन गुणक और त्वरक की बात अगर जो करें तो गुणक व त्वरक की मान्यताओं को पढ़िए। आप जेबी क्लार्क की मान्यता को पढ़िए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे इनकी मान्यताओं को पढ़िए। आप हैबरलर की मान्यताओं को पढ़िए। आप हेक्सचर ओलिन की मान्यताओं को पढ़िए। ये लोग दिमाग में घूमने चाहिए, तब मजा आएगा इकोनॉमिक्स का, है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, मुद्रा की तटस्थता। तो निम्न में से कौन सी मान्यता क्लासिकल अर्थशास्त्र में निहित नहीं है? तो इन्होंने मुद्रा की तटस्थता को स्वीकार नहीं किया। क्या क्या इन्होंने कहा कि बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था बंद है, अर्थात एक अर्थव्यवस्था दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ कोई भी आयात निर्यात नहीं कर रही है। अर्थव्यवस्था में अहस्तक्षेप नीति लागू है, अर्थात सरकार का कोई भी हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में नहीं है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। अब पूर्ण रोजगार को लेकर के किन साहब आते हैं तो इनकी आलोचना कर देते हैं। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन है सभी संसाधन का उचित रूप से प्रयोग करके उत्पादकता को अधिकतम किया जा चुका है। अब इससे ज्यादा उत्पादकता को और नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति है, लेकिन जब किन साहब आते हैं तो इन लोग की आलोचना कर देते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे थियरी ना तो कहानी के तौर पे ये सब आपको तैयार होगा, कहानी के तौर पे सब आपको याद होगा। चलिए अगला, कि पूंजी गहनता से तात्पर्य क्या है? पूंजी गहनता, सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दो यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। तो पूंजी गहनता, पूंजी गहनता का मतलब ये होता है कि श्रमिक कम लगाए जाएंगे, कम श्रमिक होंगे, ठीक है, और तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, उच्च तकनीक। तकनीक क्या होगी? उच्च होगी। कम श्रमिक होंगे और तकनीकी उच्च होगी, इसे ही हम कहेंगे पूंजी गहनता। जैसे एक समय हुआ करता था कि जो पत्तल, आपने देखा होगा कि शादी विवाह में एक फाइबर का पत्तल आता है, तो इसको पहले लोग क्या करते थे? हाथ से ही बनाते थे। लेकिन अब क्या आ गया? एक मशीन आ गया। अब चाहे तो अपने घर में भी इसको लगवा करके और बड़े आराम से पत्तल गिलास बना सकते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति लगा रहेगा और वो हजारों पत्तल गिलास वो बना देगा दिन भर में। लेकिन पहले क्या होता था कि एक बड़ा सा घर चाहिए होता था, उसमें कई सारे श्रमिक आते थे, वो अपने तरीके से बनाते थे। तो पूंजी गहनता का यही मतलब होता है कि प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा में क्या कर दी गई है? वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से युग्म सुमेलित नहीं है, बेसिकली आपको बताना है। तो देखिए, प्रस्ताव वक्र जो है मार्शल एजवर्थ ने दिया था, ये व्यापार शर्तों से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। अधिकतम लाभ कीमत नेता अल्पाधिकार से संबंधित है। विकुंचित मांग वक्र, अरे भाई ये तो अल्पाधिकार से संबंधित है, अल्पाधिकार। विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा किसने दिया था? स्वीजी ने दिया था, स्वीजी ने दिया था। क्या बताया था विकुंचित मांग वक्र के अंतर्गत? कि ऊपर वाला वक्र जो होता है वो लोचदार होता है और नीचे वाला वक्र बेलोचदार होता है, बेलोचदार होता है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल नहीं की जाती हैं क्योंकि। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक वस्तु क्या होती है, मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है और अंतिम वस्तु क्या होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो एक लाइन में बताऊंगा, याद रहेगा आपको हमेशा, ठीक है। एक लाइन में बताऊंगा, हमेशा आपको याद रहेगा, बस मेरी बात को सुन लीजिएगा। प्राथमिक वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु। तो अगर जो प्राथमिक वस्तु की बात करें तो जैसे मान लीजिए गेहूं हो गया, तो गेहूं आपकी क्या है? प्राथमिक वस्तु है। क्यों? क्योंकि इसका उत्पादन खेत में हो रहा है, इसका उत्पादन क्या हो रहा है? खेत में हो रहा है, तो गेहूं प्राथमिक वस्तु हो गई। लेकिन गेहूं से आटा बन जाता है, गेहूं से क्या होता है? आटा बनता है। तो अब ये आटा जो है वो क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु हो गया। और आटे से क्या बन जा रहा है? ब्रेड, ब्रेड। तो ये आपका अंतिम वस्तु हो गया। अब ब्रेड से और कुछ नहीं बनाया जा सकता, ब्रेड से
अब और कुछ नहीं बनाया जा सकता है। तो ब्रेड आपका क्या हो गया, अंतिम वस्तु हो गया। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में मध्यवर्ती वस्तुएं शामिल नहीं की जाती हैं, इसीलिए नहीं की जाती है क्योंकि इसमें दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है दोहरी गणना? जैसे मान लीजिए कि आप एक बार जब राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हैं तो आपने क्या कर दिया कि आपने आटा को सम्मिलित कर लिया, ठीक है, और मतलब आपने आटे का मौद्रिक मूल्य ले लिया या आपने गेहूं का मौद्रिक मूल्य ले लिया, और फिर आपने क्या किया कि आपने ब्रेड का भी मौद्रिक मूल्य ले लिया। तो एक तरफ आपने ब्रेड का भी मौद्रिक मूल्य लिया और दूसरी तरफ आपने आटा का भी मौद्रिक मूल्य लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप सही तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन लगा नहीं पाएंगे। तो यही कारण है कि मध्यवर्ती वस्तुओं को जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि दोहरी गणना उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए भैया, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। अगला कि क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक मजदूरी में गिरावट का प्रभाव क्या होगा। अब यहाँ पे आपको पीगू साहब याद आने चाहिए। आपको कौन याद आने चाहिए? पीगू साहब, ठीक है, ठीक है। पीगू साहब ने क्या कहा? पीगू साहब ने ये कहा कि एक तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती नहीं है, या किसी कारणवश अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी आ जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मजदूरों की मौद्रिक मजदूरी में कटौती कर लेनी चाहिए। मौद्रिक मजदूरी में क्या कर देनी चाहिए? कटौती करनी चाहिए। और इनका मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके हमें क्या करना चाहिए कि इससे अन्य मजदूरों को भी कार्य पे रखने चाहिए, ठीक है। इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, अब इसको एक लाइन में नहीं बताया जा सकता। एक लाइन में जितना बता सकता हूं मैंने बता दिया कि देखिए, बेरोजगारी से निपटने के लिए हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं ना, रोजगार में वृद्धि, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। तो क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र में मौद्रिक मजदूरी में गिरावट का प्रभाव होगा कि रोजगार में वृद्धि हो जाएगी। अगला कि केन्सियन रोजगार तथा आय सिद्धांत किस प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण करते हैं। खूबसूरत सा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे किन साहब की बात हो रही है। किन साहब एक बहुत ही खूबसूरत अर्थशास्त्री हुए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही थी। देखिए, अब इच्छा के आधार पे देखा जाए ना तो बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। इच्छा के आधार पे देखा जाए तो बेरोजगारी दो प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी, और दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी। तो देखिए, ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, ठीक है। अर्थात किसी मजदूर को प्रचलित मजदूरी पे कार्य मिल रहा है लेकिन फिर भी वो कार्य करना नहीं चाहता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और ये खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जगहों पे देखने को मिलता है। ये ऐच्छिक बेरोजगारी बिहार में खास करके ज्यादा देखने को मिलता है। ऐच्छिक बेरोजगारी बिहार में खास करके देखने को मिलता है। वहां पे लोगों को ये लगता है कि हम घर पे पड़े रहेंगे, अपने छोटा सा घर है, इसी में एक टीवी है, टीवी देख लेंगे, उसके साथ परिवार के साथ रह लेंगे, उसके बाद गांव में निकल जाएंगे, गांव के लोगों के साथ बैठ करके जिंदगी पूरी बिता लेंगे। हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत काम करना होगा तो अपने खेतों में कर लेंगे, उत्पादन कर लेंगे, जिंदगी चल जाएगी। तो ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि प्रचलित मजदूरी दर पे आपको कार्य मिल रहा है लेकिन फिर भी आप कार्य नहीं कर रहे, तो इस प्रकार की से उत्पन्न बेरोजगारी को ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि प्रचलित मजदूरी दर पे आप कार्य करने को तैयार हैं लेकिन फिर भी आपको कार्य नहीं मिल रहा है, तो आप अनैच्छिक बेरोजगार हैं, अर्थात आप अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है। जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग ये चाहते हैं ना कि सरकार
जो प्रचलित मजदूरी रखी है कि अगर जो आपकी नौकरी लगती है तो सरकार आपको 50,000 से ज्यादा रुपए की सैलरी देगी, तो आप चाहते हैं ना कि सरकार हमको सैलरी उतना दे देगी तो हम काम कर देंगे, लेकिन फिर भी आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, फिर भी आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये है अनैच्छिक बेरोजगारी। तो याद रखिएगा कि ऐच्छिक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी होती है जो अपनी इच्छा से होती है, अर्थात आपको प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य मिलता है लेकिन फिर भी आप कार्य नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी होती है। और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है कि प्रचलित मजदूरी दर पे आपको प्रचलित मजदूरी दर पे आप कार्य करने के लिए तैयार होते हैं लेकिन फिर भी आपको कार्य नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कही जाती है। और किन्स साहब की बात करें तो किन्स साहब अनैच्छिक बेरोजगारी की ही बात करते हैं, ठीक है, किन्स साहब अनैच्छिक बेरोजगारी पे ही फोकस करते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाए, समझ पाए और सफलता को सुनिश्चित कर पाए। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का बैच आपको मिल जाएगा, झारखंड में टीजीटी पीजीटी और जेट के लिए बैच अवेलेबल है, मध्य प्रदेश में सेट के लिए और टेट के लिए बैच मिल जाएगा, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए आपको बैच मिलेगा, इसकी वैकेंसी आ चुकी है। अलग अलग राज्यों में जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होती है उसके लिए भी बैच अवेलेबल है, जीआईसी लेक्चरर के लिए भी बैच मिल जाएगा, हरियाणा में पीजीटी के लिए, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है उसके लिए भी बैच आपको मिल जाएंगे। और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का लिखा हुआ मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए, क्योंकि बच्चों के साथ यही होता है कि एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूलते चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए, ताकि कुछ भी आपको भूले नहीं। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, उस गलती में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। सब कुछ कवर कराने हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम की होगी, मतलब एक बार अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान समय में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ आप चाहे तो एक से ज्यादा बैच में भी पढ़ सकते हैं और भविष्य में भी कभी भी आपको दोबारा फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।